तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको एक ऐसे गुमनाम किस्म के अपराधी का किस्सा सुनाएंगे जिसका नाम शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन उसके किए हुए काम हर आदमी को मालूम है। बड़ा अजीब लगता है जब हम किस्से तो बड़े बड़े सुनते हैं, लेकिन उनको अंजाम किसने दिया उस आदमी का हम नाम भी नहीं जानते। आपने अनिल परब का नाम सुना होगा, जिसको वन गिया भाई कहते थे, मराठी में जिसको बैंगन कहते हैं, ब्रिंजल। तो वन गिया अनिल परब एक ज़माने में कांजूर मार्ग के सबसे बड़े दादा अशोक जोशी का राइट हैंड मैन, मतलब अरुण गवली का भी राइट हैंड मैन, क्योंकि अशोक जोशी अरुण गवली के लिए काम करता था, लेकिन वहीं से इनकी दुश्मनियाँ होती हैं। बड़े काम अनिल परब ने किए। अनिल परब का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड के जो टॉप के ऑल टाइम, अगर आप 15 लोगों की लिस्ट बनाएं, उनमें से एक अनिल परब का नाम आता है। वेरी सलाई, वेरी डेंजरस क्रिमिनल। आज भी है, जिंदा है। मज़े की बात यह है, अशोक जोशी के साथ काम करते हुए पैसे को लेने देने के चक्कर में ये आदमी अशोक जोशी के खिलाफ हो जाता है। और मिलता किसके साथ है जाके? छोटा राजन के साथ, क्योंकि एक ज़माने में जो छोटा राजन का हेडक्वार्टर था तिलक नगर चैम्बूर, उसी इलाके में अनिल परब ऑटो रिक्शा चलाया करता था, ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। और वहीं से उसको लत लगती है क्रिमिनल बनने की, बड़ा डॉन बनने की, और वो अशोक जोशी को ज्वाइन करता है। और एक बार उसने कोर्ट में, विक्रोली कोर्ट में एक मर्डर किया, करने जा रहा था, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट पुलिस वाले ने बचा लिया। तो वो किस्सा मैंने आपको सुनाया था, वहाँ भी वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर की ड्रेस पहन के कोर्ट में गया था और गोली चलाई थी, लेकिन उसके पहले पहले पुलिस ऑफिसर ने इसको काबू कर लिया था। खैर, वो किस्सा आपको सुना चुके हैं। तो अनिल परब 1988 में अशोक जोशी पे जो अटैक हुआ, दाऊद गैंग ने करवाया छोटा राजन की मदद से। उस समय अनिल परब छोटा राजन के साथ मिल गया था और एक तरीके से दाऊद इब्राहिम के साथ भी मिल गया था। और उस मर्डर के बाद वो पूरे गैंग के साथ मुंबई छोड़कर दुबई शिफ्ट हो जाता है। मैं ये साल इसलिए गिन रहा हूँ कि उसके जाने के बाद भी उसने क्या क्या कांड किए जिनमें उसका नाम नहीं आया, बहुत सालों के बाद आया। और ना ही छोटा राज और ना दाऊद इब्राहिम, किसी को पता नहीं चला कि अनिल परब दुबई में बैठ के काम तो उनके लिए कर रहा है, लेकिन मुंबई में अपना एक छोटा सा गैंग बना के बहुत बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे रहा है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने इतने दिनों में स्टडी की। अब इसकी बैकग्राउंड आपको मैंने बता दी 88 के पहले की। उसके बाद 88 के बाद 1990 में इस आदमी ने एक मर्डर करवाया। इसके दो दुश्मन थे उस एरिया में, अंधेरी में, जिनके खिलाफ इसकी बनती नहीं थी। इसने ना तो छोटा राजन को बताया, ना दाऊद को बताया। अपने पुराने दुश्मन चंद्रा शेट्टी अलियास चंदू एंड मनोज अर्जुन
का अंधेरी में 1990 में मर्डर करवा दिया। और मर्डर करने वालों में कौन शामिल था, इसकी गैर हाजिरी में, इसके हुक्मों पे, इसके ऑर्डर पे जो आदमी काम करता था, उसका नाम था राजन सिंह कपकोटी अलियास राजू चिकना या चिकना राजू। अब आप हैरान होंगे ये कपकोटी कौन है, ये राजन चिकना कौन है, छोटा चिकना कौन है, अजीब। लेकिन ये आदमी ने अनिल पर्व के लिए उसकी गैर हाजिरी में मुंबई में सबके सब काम किए, जिनके लिए जो जिसको कहते हैं वो मिलता रहा, श्रेय मिलता रहा, वो अनिल पर्व को मिलता रहा। वो साइड में अपना एक उसने रास्ता खोल के रखा था आमदनी कमाने का, आमदन का जरिया बना के रखा था। और ये लोग जिनका नाम कोई जानते नहीं थे और लोग किसी के साथ मिक्सअप भी नहीं होते थे। मज़े की बात यह है कि कपकोटी जैसे आदमी और उसके साथी अपना बिजनेस चलाते थे, ऑफिस खोल के बैठते थे, लोग इनको इज्जतदार इंसान समझते थे, लेकिन अंदर से वो अनिल पर्व के लिए काम करते थे, जिसमें मर्डर करने से भी गुरेज नहीं करते। अब कितने ख़ास होंगे अनिल पर्व के, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो जब मैं अगले किस्से आपको बताऊंगा। तो 1980 में चंदू शेट्टी और मनोज अर्जुन का मर्डर इसी राजन सिंह कपकोटी ने किया और छोटा राजू चिकना जिसको कहा जाता है, उसके बाद उसी दौरान 91 में 91 एक कुबेर पिल्ले नाम के शख्स का मर्डर होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं खुद हैरान रह गया जब मैं 3-4 दिन से स्टडी कर रहा था। बड़ी भाग दौड़ करने के बाद भी मुझे कुबेर पिल्ले की कोई हिस्ट्री मालूम नहीं पड़ी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस एरिया में, ये टैगोर नगर विखरोली का केस है 1991 का। मिस्टर भाले राव तभी पुलिस सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे विखरोली पुलिस स्टेशन के। मैं नाम भी बता देता हूँ। उस समय एक कुबेर पिल्ले नाम का मर्डर हुआ। हालांकि उस एरिया में 2 पिल्ले और बहुत मशहूर हैं। एक कृष्णा पिल्ले जिनका मर्डर हुआ और उनका बेटा कुमार पिल्ले, और तीसरा वहाँ पे एक डेंटल डॉक्टर हैं मिस्टर M.K. पिल्ले। और M.K. पिल्ले जब मैंने देखा, महाराष्ट्र में पिता का नाम आपके नाम के साथ लगता है, M उसका नाम होगा तो आगे के कहीं कुबेर तो नहीं है। तो मैंने वो भी बहुत स्टडी करने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी मुझे वो पूरा नाम उस डॉक्टर का नहीं मिला। लेकिन इतना रियलाइज़ हुआ कि ये कुबेर पिल्ले कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, कोई बदमाश नहीं था, कोई 2 नंबर का आदमी नहीं था, कोई ना कोई बिजनेस रिवेलरी उसकी बड़ी थी। और उसका अंदाज़ा कहाँ से लगता है, 91 में जब मिस्टर भाले राव सीनियर इंस्पेक्टर थे, जो हादसा होता है, कुबेर पिल्ले का मर्डर होता है, उस केस में जो 5 लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, उनमें जो 4 लोग दूसरे हैं, उनमें से एक तो यही आदमी राजन सिंह कपकोटी अलियास राजू चिकना और इसके 3 साथी। एक 5वें आदमी का नाम होता है जो पूना का रहने वाला है, उसका नाम है प्रदीप वलवेकर। अब प्रदीप वलवेकर का नाम आने से पुलिस वालों की एक टीम पूना भेजी जाती है, जहाँ से उसको लाया जाता है। वो आदमी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है और कहता है कि मेरा इस केस में कोई लेना देना नहीं, मैं इनको जानता नहीं और मेरा कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। खैर, बात आई गई हो गई।
उस आदमी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके पुलिस ने उसको जाने दिया, लेकिन उसका पासपोर्ट रख लिया कि आप कोर्ट में पेश किया गया, सब हुआ, जमानत हुई होगी, करने उसका पासपोर्ट रख दिया जाता है। तो वो आदमी चला जाता है। उसके बाद आने वाले 4 साल तक पुलिस ने उस आदमी को बुलाया तक नहीं। ना ही ये आदमी उसमें जो राजन कपकोटी था ये भी अरेस्ट नहीं हुआ। 3 आदमी दूसरे अरेस्ट हो गए, ये हाजिर नहीं हुआ, पकड़ा नहीं गया, और वलवेकर को किसी ने दोबारा बुलाया नहीं। 95 में जब ये तीनों जो पकड़े गए आरोपी थे, इनका केस सेशन कोर्ट में चलता है, तो सेशन कोर्ट का जज उस विखरोली पुलिस स्टेशन को फटकार लगाता है कि अभी 4 साल होने को आए और बाकी के 2 आरोपियों को आप जिक्र नहीं कर रहे, वो कहाँ है। तो अब ये कलपोटी तो मिल नहीं रहा था। लोगों ने पूना जाके मिस्टर प्रमोद वलवेकर को ढूंढने की कोशिश की, गए नहीं गए, कोशिश की, और आके एक हल्फनामा फाइल कर दिया कोर्ट में कि जी वो आदमी अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहा। लेकिन उसके बाद एक और फटकार पड़ती है, कोर्ट से सम्मन किया जाता है, तो प्रदीप वलवेकर अपील हो जाता है कोर्ट में, कहता है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम सब के सब गलत, पुलिस का कहना मैं उनको मिला नहीं, मेरे पूना में 36, 35, 40 कंपनीज हैं, पूरा एक नगर मेरे नाम पे बना हुआ है, वलवेकर नगर, और मैं दुनिया भर में घूम के आता हूँ, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरी इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतने बिजनेस हैं, और पुलिस मुझे एक क्रिमिनल की तरह ढूंढ रही है। 91 में जब मुझे पहली बार बुलाया गया था, इन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया था जो 1982 में बना था 10 साल के लिए। 1992 में वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद मैं जब नया पासपोर्ट बनाने गया तो विक्रोली पुलिस स्टेशन ने ऑब्जेक्शन लगाया, मेरा पासपोर्ट नहीं बना, मुझे अमेरिका में डालस जाना था, मुझे फलां कंट्री में जाना था, इस कॉन्फ्रेंस में, उसमें मैं नहीं जा सका, मेरा तो बहुत लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरी इंटरव्यू छपी है, ये वो सब है। तो उसके बाद ये केस हाई कोर्ट में चलता है, अपील करता है वो हाई कोर्ट में कि मुझे पुलिस तंग कर रही है, मेरे खिलाफ केस क्या है वो बताइए। जब ये सब चल रहा था तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। इन द मीन टाइम सेशन कोर्ट ने पुलिस का ये लैकलस्टर रवैया देख के जो 3 आरोपी पकड़े थे अपनी जजमेंट में उनको भी छोड़ दिया। अब उनको छोड़ दिया तो ये हमारा जो राजन, जो चिकना राजन जो है, चिकना राजू, ये तो हाजिर हुआ नहीं था, लेकिन ये भी छूट गया। कमाल देखिए मुंबई पुलिस की, कई बार, हालांकि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका, लेकिन ऐसे केसेस में उनकी ऐसे किरकरी भी हो जाती है। और मैं ढूंढ रहा हूँ आगे बहुत रिकॉर्ड के, असल में वो कुबेर पिल्ले कौन था जिसको मारा गया, अनिल परब के कहने पे अनिल परब ने क्यों मरवाया और अपने दोस्तों से किस तरीके से कत्ल करवाया, उसकी डिटेल नहीं मिल रही है। मैं बॉम्बे अपने सोर्सेस को कहा है कि वो ज़रा निकाले, जैसे को खबर आएगी आपको ज़रूर बताएगी। तो ये 91 का किस्सा हो गया। उसके बाद इसी केस में 3-4 और बड़े इन लोगों ने जो कांड किए उनका ब्यौरा देते देते पुलिस की जो हिस्ट्री शीट मेरे पास है वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसके साथ इन्होंने 7-8 केसेस कांड और किए बड़े, जिनमें कुछ हवाला वाले 2 भाई थे उनको मारा,
उसके अलावा जो सबसे बड़ा केस होता है वो जाके होता है 95 में। 95 में वो केस किसी और का नहीं था। इनको एक असाइनमेंट मिलती है कि अनिल परब की पत्नी जो मुंबई में रहती थी कलीना में, उसको मारना है। और उसको मारते समय जब वो मर रही होगी, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही होगी, तो उसकी आवाज़ हमें सुनानी पड़ेगी। उस आदमी ने कहा जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और वो आदमी कोई और नहीं था, वो अनिल परब खुद था, जो अपनी पत्नी को मरवाना चाहता था। और अपनी पत्नी को मारने की जिम्मेदारी उसने इन्हीं लोगों को दी थी जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, राजन सिंह कपकोटी, और इसके साथ 2 आदमी और थे जिनका नाम था मोहम्मद हुसैन, ये इसका साथी जोड़ीदार। और इनकी मदद करने वाले 2 आदमी थे, जोजार रंगवाला एंड विनोद मोरे। विनोद मोरे के ऊपर भी आपको किस्सा सुनाएंगे, बहुत डेंजरस किस्म का क्रिमिनल था। अब देखिए, इन लोगों के नाम आपने कभी नहीं सुने, पर जो कांड इन लोगों ने किए वो सुन के आपको शायद रात को नींद नहीं आई। अब दुबई में बैठे हुए अनिल परब ने राजन सिंह कपकोटी को ऑर्डर दे दिया कि मेरी पत्नी को मारो, क्योंकि अनिल परब के ने दुबई में एक और औरत से शादी कर ली थी। ये मुंबई में रहने वाली उसकी पत्नी उससे हमेशा पैसा मांगती रहती थी। उसने अपना घर चलाना था, बच्चों को पालना था, उसको दुबई की हाल पता नहीं क्या है, तो उसको ख़त्म करने का प्रोग्राम बना लिया गया। खैर वो किस्सा मैं आपको ऑलरेडी सुना चुका हूँ, आप हमारी पुराने वीडियो देख सकते हो। अब जब उसको ऑर्डर मिलता है तो कलीना में एक ऑफिस में इसकी पत्नी अनिल परब की पत्नी नेहा परब को बुलाया जाता है, ये कह के कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए 90,000 दिरहम भेजे हैं, जो उस समय तकरीबन 9 लाख के करीब बनते इंडियन करेंसी के हिसाब। वो बेचारी लेने आती है कि मेरे पति ने मेरे लिए पैसा भेजा है। और जैसे ही आती है तो ये आदमी अपना दुबई का नंबर डायल करता है, राजन सिंह कपकोटी। बोलता है, सुनिए, आपका हुक्म हो तो इसको पैसे दे दें। और दुबई में अनिल परब वो कॉल सुन रहा है, अटेंड कर रहा है। 95 की बात है। और ये लोग उसकी पत्नी के ऊपर कुछ इनफ्लेमेबल चीज़ फेंकते हैं, जैसे मिट्टी का तेल हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, जो इस किस्म की, और उस लड़की को, नेहा परब को, आग लगा देते। और लड़की अपनी जान की भीख मांगती है, चलाती है, मुझे बचाओ बचाओ। और वो सब आवाज़ें दुबई में बैठा अनिल परब सुन रहा है, और वो औरत मर जाती। उसके बाद उसकी लाश को कलीना में एक छोटे से नाला होता है, नल्ला जिसको बोलते हैं, वहाँ के नज़दीक उसको मार्शी लैंड में फेंक दिया जाता है। लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इस तरीके की हरकतें करने वाला राजन सिंह कपकोटी, आप उसको छोटा मुलजिम कहोगे? नहीं। इनके कांड का मैं एक और किस्सा मुझे मेरे एक मित्र ने भेजा था, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले आपको ये बता दूं कि ये पूरी जो वारदात होती है, उसके पीछे अनिल परब को इतना हौसला क्यों मिलता था कि दाऊद गैंग में छोटा राजू के साथ काम करते हुए वो इस किस्म की हरकतें क्यों कर सकता था। 88 के बाद जब ये सब लोग
दुबई पहुंचते हैं जोशी के मर्डर के बाद। तो छोटा राजन दाऊद के करीब होता है, लेकिन दाऊद गैंग एक आदमी इसके सामने हमेशा खड़ा रखते थे ताकि इसको ऐसा लगे कि ये अकेला बॉस नहीं है, और भी लोग हैं। उनमें से अनिल परब एक था। छोटा शकील अभी हैवी नहीं हुआ था दुबई में। दाऊद के बाद इस किस्म के ऑपरेशन देखने चलाने करने वाला शख्स छोटा राजन ही था। छोटा शकील की एंट्री बहुत बाद में होती है। तो 93 में ब्लास्ट के बाद जब दाऊद और छोटा राजन अलग अलग होते हैं तो अनिल परब छोटा राजन का साथ छोड़ के दुबई में ही टिक जाता है दाऊद के साथ, और उसके बाद अपने काम करता है। इस किस्म के उस आदमी ने बहुत से काम किए और अपना एक होल्ड बना के रखा। हुआ क्या, अब इतना लंबा समय बाहर रहने के बाद उसके जो ये 4-5 लोग उसके साथ काम करते थे, वो लोग जो लिमिटेड थे, गिनती के थे, वो अलग-अलग केसेस में अंदर हो जाते। ये अकेला पड़ता है, यहाँ कुछ कर नहीं सकता। अब दाऊद गैंग पूरे का पूरा कराची शिफ्ट कर जाता है, और जो कुछ बचे खुचे लोग होते हैं वो दुबई में रह जाते हैं। तो एक एक करके सबके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस बनने लगते। तो 2003 में अल्टीमेटली अनिल परब को दुबई से वापस आना पड़ता है 5-6 और लोगों के साथ, जिनमें कुछ बड़े नाम भी थे दाऊद के लोग। मुस्तफा डोसा था और मोहम्मद अल्ताफ था, घाटकोपर ब्लास्ट था एक्यूज, और मुंबई में हुए इस हाईजैक ने पूरे देश में संसद। तो उनके साथ 2003 में अनिल परब वापस आता। तब तक उस केस में राजन सिंह कपकोटी को सज़ा हो चुकी होती है मर्डर केस। लेकिन जब यह आदमी वापस आता है, इसके ऊपर वो केस चलता है, तब तक उनकी सज़ा तकरीबन पूरी होने वाली होती है। और उसके बाद अनिल परब को अपनी पत्नी नेहा परब के मर्डर में जो इसने अपने दोस्तों से करवाया था, उस केस में इसको भी उम्र कैद की सज़ा होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नॉर्मली बम्बई के अंडरवर्ल्ड में जब इस किस्म के शातिर अपराधी जब जेल से बाहर आते हैं तो कुछ ना कुछ उनका सुराग मिलता रहता है कि कहाँ गए, आजकल क्या कर रहे हैं। लिमिटेड केस थे, लेकिन उसके बाद भी आज तक राजन कपकोटी की कोई खबर नहीं, उसके साथियों की कोई खबर नहीं, या कहाँ गए, जिंदा भी हैं कि नहीं, कोई और क्राइम भी नहीं किया। मतलब ये था कि शायद वो सिर्फ अनिल परब के इशारों पे ही काम करते थे और किसी से कोई लेना देना नहीं था। और कुबेर के केस में कैसे, किसने उनको कहा, कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुबेर का केस उन्होंने खुद कर दिया हो इंडिपेंडेंटली और अनिल परब को पता नहीं हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो 95 में अपनी पत्नी के का कत्ल करवाने के लिए इन्हीं लोगों को क्यों ठेका देता। मैंने जब क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से बात करने की बात की तो उनका कहना एक ही था कि इसमें लगता है कि अनिल परब का वो कोई गैंगस्टर नहीं थे, उसके साथ दोस्ती यारी से जुड़े नहीं थे। ये लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते थे। जिस काम का पैसा काम करवाया उसका पैसा लेके आराम से अपने रास्ते चले जाते। कोई परमानेंट दोस्ती वफादारी नहीं थी। शायद इसीलिए कभी दाऊद को या छोटा राजन को ये पता नहीं चला कि ये केस जो मुंबई में उनके सामने हो रहे हैं उनके पीछे कौन है। दोस्तों, ये कहानी थी, बड़ी दिलचस्प कहानी है राजन सिंह कपकोटी की।
अब कोशिश कर रहे हैं उसको ढूंढने की, आशा करते हैं कहीं ना कहीं जिंदा होगा तो उससे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। और इसी तरह कुबेर पिल्ले, कृष्णा पिल्ले और कुमार पिल्ले के बाद उस एरिया का तीसरा पिल्ले कुबेर पिल्ले, उसको ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसकी जानकारी उसकी कि कौन था, क्यों मारा गया उसको, जिसके केस में पूना का एक करोड़ों अरबोंपति आदमी का इन्वॉल्वमेंट सामने आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, कोई जानकारी कहीं से नहीं मिल रही, लेकिन हम ढूंढेंगे। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।